आज मेरे मझले बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी करके फारिग हो जाएं और फिर हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। घर में बहू आ जाए और घर खुशियों से भर जाए। वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती है। इतनी भी जान नहीं रहती कि मैं अपने घर का काम काज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से तय की थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि वह अपने घर में इकलौती लड़की थी। उनके घर वालों ने बहुत सारा दहेज दिया था और साथ में काम करने वाली एक नौकरानी भी दी थी। पहले तो मुझे हैरत हुई और फिर थोड़ा अजीब भी लगा। बहू नौकरानी भी लाई है, जबकि काम वाली तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन नौकरानी का काम पसंद नहीं आता था मुझे। मन ही मन सोचा कि पहले हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ से फिर उसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे घर में अपनी जगह बना ली। न जाने क्या था मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। उसे जहाँ तक मेरी बहू की बात है तो उसको मैंने पहली बार उसे टेलर की दुकान पर देखा था, जहाँ मैं अपनी ननद के साथ गई थी। वरना मैं टेलर के चक्कर नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती थी। जब मैं टेलर की दुकान में उस लड़की को देखी तो मुझे बहुत पसंद आ गई। सुलझी हुई और तमीज़दार, और उसकी दीदी भी उसके साथ थी। बातों बातों में मैंने उसके घर का पता पूछ लिया और उसकी जात भी पूछ ली। फिर मैंने अपने बेटे का रिश्ता उसके यहाँ भेज दिया। उन लोगों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया। अब मुझे इत्मीनान हो गया था कि मेरी बहू रिंकी भी बहुत अच्छी थी और काम वाली रंजना भी। लेकिन बहू के साथ जो काम वाली आई थी वो हर वक्त पर्दे में रहा करती थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर, बिल्कुल चुप थी। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी। लेकिन वह लड़की यहाँ मुझे भी पीछे छोड़ गई। वह बहुत ही सच्चे और नेक लड़की थी। मैंने उससे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वह लड़की सिर्फ घर के काम करती थी बल्कि मेरी सेवा भी करती थी कि मैं हैरान हो जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त घूंघट में रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में घूंघट उतार दो। यहाँ पर ऐसा कौन है जिससे तुम घूंघट करोगी? हम सास बहू के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा बेटा भी काम पर जाता तो वह शाम को ही घर आता था, मगर मेरी बात से वह बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप इसको कुछ ना कहिए। ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। ये बहुत ही पर्दे वाली है। उसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप उससे ना कहा करें। रंजना के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, हमने उसका चेहरा देखकर क्या करना है, जब हमें इतना सुख दे ही रही है। घर को हमारे साफ रखती है और खाना एकदम फंटास्टिक बनाती है। मैंने देखा है रात गए तक आपका पैर भी दबाती है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी फरमाइश पर बिदक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती है ऐसी नौकरानी। बहू की बात पर मैं एकदम चुप हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूँ समय बीतता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि रंजना किचन के साथ वाले कमरे में पूजा कर रही है। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मेरी नज़रें रंजना पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी पवित्र और धार्मिक औरत है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त घूंघट में नहीं थी और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ी रही। शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे दे। और अचानक जब उसने झुककर आरती का प्लेट उठाया तो उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक कांप गई। मैं अचानक से चिल्लाई, है भगवान! मुझे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। मैंने जल्दी से पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया, लेकिन तब तक रंजना की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी।
और वह भी घबरा कर उठी और कमरे की तरफ भाग गई। खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो न सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के सामने खड़ी होकर ये सारा सच उगलवा लूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूंगी, ये क्या है? अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी लग जाती तो वह उसे उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, बल्कि शायद गुस्से में आकर रिंकू को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। रिंकी से उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर उसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बात बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू उठ चुकी थी। उसने नाश्ता करवा लिया था और सब अपने कमरे में चले गए थे। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जाने का। मैं फ़ौरन बहू के कमरे की तरफ गई, दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चली गई। बहू ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी होकर अपनी बाल संवार रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई। उससे पूछा कि क्या माजरा है, आखिर क्या है मेरे घर में? ये कैसा खेल मेरे घर में तुम दोनों खेल रही हो? रंजना कौन है? रंजना का क्या आखिर राज क्या है? आज मैं जान कर ही रहूँगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मेरी बात पे मेरी बहू मेरे कदमों में गिर के मम्मी जी मुझे माफ़ कर दें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। मम्मी जी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि आर्यन को उसकी जानकारी नहीं होनी देंगी, वरना देखो बहू, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद फैसला लूँगी। मेरी बात को सुनो। अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया, मैं रिंकी खाते पीते घर के संबंध रखती थी। हम 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर शहर में रह रही थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई कमल, मैं और मेरा भाई दोनों पढ़ाई करते थे। मैं कॉलेज जाती थी और मेरा भाई स्कूल। अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना भरने की वजह से कमल का भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा सा मकान किराया पर ले लिया और उसका 6 महीने का किराया दे दिया और 2 महीने का राशन डलवा लिया। अब बस चंद 1000 रुपये ही बचे थे। वह भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आसपास बच्चों को पढ़ाती, वो काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के नीचे आकर तो और कमज़ोर हो गए थे। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान न हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई। वहाँ भी मायूसी ही हुई, क्योंकि डिग्री उस नौकरी के लिए नहीं थी। वे तो 2000 रुपये पर मुझे रखना चाहते थे और उसमें महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता। मैं बाहर आ गई। तेज़ चिलमिलाती धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसल रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मगर सर उठाया तो बहुत डर गई, क्योंकि वह एक अजनबी आदमी था और वह हमेशा मुझे वहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत डर लग गया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वहाँ भी वो आ गया। मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा उसकी
वहाँ से चला जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मेरी क्या मदद करेगा, बेचारे तो मांग कर अपना पेट पाल रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और यहाँ से जाए, लेकिन वह नहीं माना और जिद करने लगा। तो फिर मैंने बताया कि मेरी हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना राय दिया कि मैं अपना बुटीक क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी। उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि किसी बुटीक में कोर्स कर सकूं, सीख कर मैं अपनी दुकान खोल सकूं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज़ निकाला और कलम निकालकर कागज़ पर कुछ लिखा। फिर कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो कि फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने झट से उसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई, क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर उस सारे किस्से को भूल गई। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में कि मैं स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ अजनबी आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एक बार तो एतबार नहीं हुआ था, मगर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वह पर्ची निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिख दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। उस किस्से को काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी। अब तो ट्यूशन वगैरह भी छूट गए थे। मुझे और मम्मी को कमल के स्कूल की भी बहुत फिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वह घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल के अपनी किताबें बिखेरे हुए घंटों उन्हें देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई उससे बात करने की, मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रख दे। किसी से बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक टेलर का दुकान था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई और मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ सिलाई। टेलर ने कहा कि कोर्स करने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देगा। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से निकल गई कि मैं कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाती, मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं थे। खैर मैं घर आ गई। कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और ख़ुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसने बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ से सुनने बगैर मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उस पर कुछ शक नहीं किया। कहा कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा, जबकि वह खुद बहुत गरीब है। वह ये बात सुनकर हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। टेलर का कोर्स करूँगी और फिर खुद का दुकान खोलूँगी और फिर बाद में उस पैसे को लौटा दूँगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लिफाफा झट से अपने पर्स में रख लिया और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए? तो वह बोला कि 1 लाख कोर्स में लगाकर दुकान खोलोगे और 1 लाख घर में रखकर आराम से खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में ऐसे मेरी कोई ज़रूरत या मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँ। मुझे अपनी बहन समझे। नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन बुटीक में पैसा जमा करवा दिए और बुटीक ज्वाइन कर लिया।
दिन ब दिन उसी तरह गुजरते रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और कमल को स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। बुटीक से मुझे पूरा फुल मास्टर डिग्री मिल गई। अब मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाया और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। सोच में पड़ गई। वह बोला तुम्हें बुटीक दिखे जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारी जानकारी तय करके घर आ गई। दूसरे दिन उसे बुटीक पर बैठ गई और बुटीक ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। बुटीक चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मसीहा समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही दुआएं देती रहती थी। दुकान पर औरतें आती जाती रहती थीं। उनमें से एक औरत आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया था और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लौटा दूंगी और वह कुछ वक्त दे मुझे। उसने कहा कि पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। यूँ उसने मुझे मेरा ही नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया जो मैंने उससे 2 लाख के बदले किया था। मैंने उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई कि न जाने मुझसे अब ये काम मांग ले। लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपना साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसी हो सकता है। वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझे अपने साथ कामवाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूँगा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चिल्लाई थी, और मैं ये सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा हरगिज नहीं दे सकती कि मैं क्यों कर एक गैर आदमी को अपने घर में ले जाऊं। मुझे क्या मालूम तुम किस मकसद से जा रहे हो, किस नीयत से जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी खोला जो नोटों से भरा हुआ था। मैंने 2 लाख पहले से ही अलग करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि न जाने कब मेरे मददगार को उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने ये लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो। ये मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा था। मैं डर कर पीछे हटी थी। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए थे। ये सोच रहा था जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डरा हुआ हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं भी ज़मीन पर उसके साथ बैठ गई। बताओ भाई, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? नज़रों से मुझे तकने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि रिंकू, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी आरज़ू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। ये कैसे हो सकता है? वो मेरे पति का भाई। अगर वो मेरी सास का बेटा है तो इन चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है हमारे घर? मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जब वह बोला था, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मैं सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर। मेरी मजबूरी है। रिंकी बहन अभी रो रहा था। रोते मुझे अपनी सारी कहानी सुनाने लगा था। मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ खुश नहीं थी। उसको ढेरों परेशानियों ने घेर लिया था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए तो वह कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम
मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वह धुतकारी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। मैं मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता, हालांकि उसमें मेरी माँ का कोई कसूर ना होता। ये तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की, मेरे लिए तीसरे जिन्स का इंतखाब कर लिया। इस बात को सुनकर मैं सकते में आ गई थी, जबकि वह खुद उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने मम्मी को बताया कि मेरे घर तीसरी जिन्स की पैदाइश हुई है, तो माँ ने नज़रों ही नज़रों में उस नर्स से इल्तिजा कर डाली थी कि वह भी माँ का दुख समझकर चुप हो गई। और पापा को मुबारकबाद देकर, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई मेरे माँ के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वह चुप थीं। उनसे कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने जब भी माँ को देखा है, रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना होता था। मम्मी मुझे लड़के वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के ना भाते थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन तनु की गुड़िया से खेलूं। मुझे मम्मी की सुर्खियाँ अच्छी लगने लगी थी, उनके जेवर बहुत अच्छा लगता था। मैंने मम्मी की एक दिन लाल चुन्नी ओढ़कर, अपने होठों पर लाली लगाकर बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर आंगन में लौट गई थी। मम्मी को बुलाकर कहा, देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। उस दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरी जगह जगह से मांस उधड़ गया था। मैं बहुत चीखता था, लेकिन मम्मी को मुझ पर रहम नहीं आया था। जब मेरे जिस्म में खून बहने लगा था, उनका हाथ रुक गया था। अब वह मुझसे भी ज़्यादा चीख रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निढाल हो चुके थे। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन मम्मी ने नहीं खोला और अपना सर दीवारों में मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी मम्मी के लिए। मैं कितनी ही दिन मम्मी की तकलीफ़ याद करके रोता रहा। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़िया मांगती रहती थी। उस दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसी ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का सोचा भी नहीं। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रोंद डाला कि कई साल बीत गए, मम्मी की मार भी भूल गई। लेकिन जो सबक हर रोज़ पढ़ाया जाया करता, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो पापा ने घर ही में छोटी सी भंडारा करने की सोची। मम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रखी थी, लेकिन मैंने अपनी बहन तनु की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। मम्मी की लिपस्टिक लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए। मम्मी भी हाथ सर पर हल्की सी चिपक कर बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली कि तुमने बहुत गलत। अगले दिन मम्मी मुझे बाज़ार लेकर गई, लेकिन वह बाज़ार तो नहीं था। वह मुझे दूर एक कस्बे में लेके गई, तंग गलियों में गुजरते हुए एक घर में ले गई, जहाँ पर सभी वैसे ही लोग रहते थे, बात बात पर तालियां पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी का हाथ हिलाकर कहा, मम्मी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर वो एक बुजुर्ग से गिरोह के पास बैठकर न जाने क्या बात कर रही थी। गिरोह ने मुझे अपने पास बुलाकर, आज मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैंने मम्मी का कंधा फिर से हिलाकर कहा, मम्मी उठो, घर चलो। मेरा दिल न जाने डर से कांप रहा था। मेरी मम्मी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे लपका था। मुझे गिरोह के चेलियों ने पकड़ लिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा। मम्मी ने पीछे मुड़कर भी न देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा
कांप रहा था। मेरा दिल किया कि तमाम तेज से चिल्ला के मम्मी की कानों तक आवाज़ चली जाए, मेरी माँ सुनकर मेरे पास आ जाए। हाय, मैं बहुत बेबस था। मेरा कमज़ोर बदन इतना जोर कहाँ था कि मैं उन हड्डी कट्टी चेलियों को खुद को छुड़ा लेता। सारी रात दहाड़ते मारता रहा, रोता रहा, मगर मुझे प्यार से समझाते रहे। वह समझाने की मिन्नतें करते रहे। सुबह सवेरे ही मम्मी मुझसे मिलने चली आई। मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। वादा भी नहीं किया, आज के बाद लिपस्टिक पाउडर हाथ न लगाऊंगा, मगर वह चुप रही। गिरोह मुझे प्यार करता था, मुझे उनसे घिन आती थी। सबसे अलग बैठकर घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन एक गिरोह ओके मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था, वह भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही उसके कभी कोई मिलने आता था। गिरोह ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे आप उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए महीना हो गया था। मम्मी ने मुझे बताया था कि सब मुझसे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन मम्मी ने उनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझसे उस दिन पता चला कि उस सब के पीछे मेरी मम्मी ही थी। मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं मम्मी से खफा रहता था। गिरोह ने मुझे डांस सीखने का कहा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके मम्मी को मिलता था कि वह गुस्से में आकर मुझसे घर ले चले, मगर मम्मी का दिल ना पिघला। गिरोह ने मेरे फन को तराश कर मुझे हीरा बना दिया। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। मम्मी मिलने आई तो मैंने मिलने से पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब जवान हो गया था और हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गिरोह बहुत ही बुढ़ा हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत कर हर ऐसो आराम का इंतज़ाम किया। गिरोह ने मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन मुझे उसने अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ाई करो। उसने मुझे एक पता दिया, मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर उसकी मौत हो गई। अब ये मेरे गिरोह की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे उस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक भगवान की भजन सुनने में मैं वहाँ जम सा गया। फिर वही आवाज़, उसमें जो बात थी, उसने मुझे बहुत असर किया। मैं घर आकर रोता रहा और भगवान से माफ़िया मांगता रहा। मैंने डांस छोड़ दिया। अब पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा था। मुझे रोज़ाना जिन आँखों का, जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, ये मैं ही जानता था। तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ आई। मेरी मम्मी आखिर क्या कर लेती। उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरे जिन्स इंसान की बहन को कौन ब्याह कर ले जाता। मैंने अपने सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। सब मैं अपनी माँ से मिलने का बहुत ख्वाहिशमंद था। मैं उनकी खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैंने तुमसे मिलने तुम्हारे बुटीक आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चल गया कि वह तुम्हें अपने बेटे की, यानी मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। सारी बात सुनकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैं गलत थी? मेरी बहू समझे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में गड़ धंस गई थी। मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नन्हा सितारा बड़ा याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी शक्तियाँ झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह अपना सामान पैक किए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती का माफ़ी किया था। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़िया मांगती थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा सितारा मेरे सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो रहा था। फिर वह मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान
उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा था कि वह मेरे पास रहे। वह घबरा गया और बोला, मम्मी मैं आपके ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज़ किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर उस कदर मुझ पर छा गया था कि मैं भगवान गुस्से को तो भूल ही गई थी। अगर वह क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख ली, और मैंने अपनी पसंद से एक ख़ास बंदा दिया तो धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने रुसवा होने से बचा ले। मैंने अपने सितारा के सामने हाथ जोड़ दिए तो वह बैग पैक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। भगवान का कृपा है, उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया था।